ये दूसरा चरण है आज और सुबह से ही वोटिंग चल रही है और इस वक्त हम सीधा रुख करेंगे इलेक्शन वॉर रूम पर, जहां पर हमारे सहयोगी शांतनु मौजूद हैं। आंकड़ों का विश्लेषण वो आपको बताएंगे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से। रुख करती हूं शांतनु आपका। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका। और देखिए चलिए बढ़ते हैं, आपको तमाम आंकड़े रूबरू कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। देखिए यहाँ पर किस तरह के जो परसेंटेज है वो 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। बुलंदशहर, बागपत, अलीगढ़, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर ये आंकड़े 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। मेरठ, नोएडा, अमरोहा, ये तमाम वो लोकसभा सीटें हैं जहां पर लगातार मतदान चल रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें। बुलंदशहर में मतदान कितना हुआ है आप ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं। बागपत, अलीगढ़, मेरठ, नोएडा, अमरोहा, ये वो तमाम जगहों पर मतदान का प्रतिशत 1 बजे तक जो आंकड़े हैं वो इस वक्त सामने आ रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गए आंकड़े, जो मतदान का प्रतिशत है 1 बजे तक का ये आंकड़ा है। और इसके बाद जो लेटेस्ट आंकड़े हैं वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से मतदान का जो प्रतिशत है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे मतदान का प्रतिशत जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो किस तरह से है वो हमने आपको बताया। और अब देखिए आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो मतदान कहा जाए कि 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही लगातार चल रही है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान की प्रक्रिया आप देखिए चल रही है, जहां पर बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर लोकसभा चुनाव का दूसरा चरण यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है। मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं बागपत, मेरठ, अमरोहा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, जहां पर लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और एक दिलचस्प मुकाबला मेरठ से प्रत्याशी आप देखिए अरुण गोविल है, यहां पर सुनीता वर्मा है, देवव्रत त्यागी है। दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। और साथ साथ इसी तरह से प्रत्याशियों की अगर देखिए बात की जाए, मेरठ में एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। और साथ ही अब देखिए ये रथ आपके सामने आ गया है। मेरठ से आप देखिए अरुण गोविल प्रत्याशी हैं और सुनीता वर्मा प्रत्याशी हैं, देवव्रत त्यागी यहां पर बीएसपी की तरफ से है। तो एक अच्छा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और अगली सीट की बात कर लेते हैं। ये दूसरा रथ आप देखिए मथुरा की सीट है यहां पर, और मथुरा से हेमा मालिनी और मुकेश धनगर यहां पर प्रत्याशी हैं। तो वहीं पर बीएसपी ने भी यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा है, जो कि मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना देता है। बढ़ते हैं अगली सीट। अगली सीट की बात करते हैं। यहां अमरोहा की सीट है और यहां पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला है। यहां पर कंवर सिंह तंवर और कुंवर दानिश अली के बीच मुकाबला है और मुजाहिद हुसैन को भी उतारा गया है। तो मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प यहां पर नजर आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बागपत की बात कर लेते हैं। तो देखिए बागपत की सीट जो है वो आरएलडी के खाते में गई है। राजकुमार सांगवान यहां पर अमरपाल शर्मा के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से ये मुकाबला यहां पर भी दिलचस्प जो है वो नजर आ रहा है। गाजियाबाद सबसे ज्यादा विवादित और कहा जाए चर्चित सीट, अतुल गर्ग यहां पर है, डॉली शर्मा के साथ मुकाबला इनका नजर आ रहा है। बीएसपी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है यहां पर मैदान में। और आगे देखिए बढ़ते हैं गौतम बुद्ध नगर, नोएडा से डॉक्टर महेश्वर शर्मा, एक बार फिर से इन्हीं पर भरोसा जताया गया है। डॉक्टर महेंद्र नागर को मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने। और यहां पर भी बेहद दिलचस्प मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी का भी अच्छा खासा यहां पर प्रभुत्व नजर आता है। हमेशा की ही बात करें, बुलंदशहर यहां पर डॉक्टर भोला सिंह और यहां पर देखिए शिवराम वाल्मीकि को मैदान में उतारा गया है। तो यहां पर भी एक मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प जो है वो नजर आ रहा है। तो अलीगढ़ की अब बात कर लेते हैं। अलीगढ़ में सतीश गौतम, एक बार फिर से सतीश गौतम पर ही भरोसा जताया गया है और सतीश गौतम जो है वो चौधरी विजेंद्र सिंह यहां पर ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो दिलचस्प मुकाबला है तीनों ही जगह की बात की जाए। अब 2019 लोकसभा सीटों पर क्या आंकड़ा था, 2019 लोकसभा सीट, और ये पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप देखिए किस तरह से जो सेंट्रल विस्टा है वहां पर जो बैठने का सीटिंग प्लान है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर 2019 की बात की जाए तो बीजेपी 303 सीटों पर यहां पर विजयी हुई थी। और यहां पर देखिए अगर अदर की बात की जाए, एनडीए जो है वो 47, अदर एनडीए की अगर बात की जाए तो 47 सीटों पर उसने जीत हासिल की थी। तो वहीं पर अन्य जो तमाम दल हैं या गठबंधन है उनकी बात कर लें तो यहां पर जो आंकड़े हैं वो देखिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी और यूपीए, अदर यूपीए जो है उसने 33 सीटें यहां पर हासिल की थी। और इस तरह से जो पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आप देखिए यहां पर लोकसभा में ये स्थिति 2019 की नजर आ रही है। जहां पर बीजेपी हो या फिर एनडीए हो वहां पर कितनी सीटें जो है वो जीत उन्होंने हासिल की है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहा है,
लेकिन इस बार 2024 की अगर बात की जाए तो 2024 का आंकड़ा किस तरह से रहेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। और ये जो पूरा ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, क्या यहां पर स्थिति बदलती हुई नजर आएगी या फिर कुछ इसी तरह का जो है वो आंकड़ा यहां पर नजर आएगा, ये भी देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। फिलहाल ये परसेंटेज दोपहर 1 बजे तक का जो परसेंटेज है, यहां पर वोटिंग का जो प्रतिशत है वो कितना हो गया है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखाया। अब आपको वापस लिए चलते हैं, हमारी सहयोगी स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई है। ओवर टू यू स्वाति। धन्यवाद शांतनु, आपने बताई तमाम चीजें और मतदान प्रतिशत कहां का क्या क्या रहा और अब तक की जो तस्वीर है वहां से क्या निकल कर आई है, समझाने के लिए बहुत धन्यवाद शांतनु आपका। फिलहाल चर्चा हमारी लगातार चल रही है, खास मेहमान जुड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मनीष सिंह जुड़ चुके हैं, ज्वाइन कर लिया है। पैनल पूरा हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। चर्चा एक बार फिर से वापसी करते हैं चर्चा में। और पुनीत पाठक जी भी मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पुनीत पाठक जी। मनीष जी, लगातार चर्चा हो रही है दूसरे चरण की, समाजवादी पार्टी से अभी इससे पहले सहयोगी जुड़े थे फराज किदवई जी, तमाम बातों को गिनवा रहे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना, उन्होंने कई मुद्दे गिनाए और उन्होंने आप लोगों पर सीधा सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि देश के विभाजन की आधारशिला रख रहे हैं आप लोग, और वोटर से अपील की कि आपका एक वोट सब कुछ बदल सकता है। इसी तरह के बयान वो बार बार दे रहे हैं, अपनी रैली में लोगों को वो बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या कहेंगे? स्वाति जी, योगी आदित्यनाथ जी का बयान मैंने सुना है। योगी आदित्यनाथ जी जब भी बात करते हैं तो ऐसा उनकी बातों से प्रतीत होता है कि वो समाज को बांटने वाली, समाज में नफरत का भाव पैदा करने वाली और समाज को बहुत एक अलगाव के रास्ते पर ले जाने वाली बात हमेशा से करते रहे हैं। और उनका वो स्वभाव है, राजनीतिक उनका ये चरित्र है। रहा सवाल वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति का, तो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी लोग हैं, सभी लोगों ने मिल करके एक देश के सामने एक नज़ीर पेश किया है अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, हमारे विजन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, कि हम युवाओं को सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। सरकारी विभागों में जो केंद्र के अधीन सरकारी विभाग हैं, उनमें जो पदें रिक्त हैं, 1 करोड़ तकरीबन 40 लाख से ऊपर सरकारी पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए हम, चूंकि बहुत बड़ा एक हमारे पास ऐसा तबका है युवाओं का, देश की 55% ऐसी आबादी है जो युवा है, जो 18 से लेकर के और 25 और 35 बरस के बीच की आबादी है, उसको हम सरकारी नौकरी देना चाहते हैं। और नौकरी ही नहीं देना चाहते हैं, पुरानी पेंशन से जोड़ करके उनके सामाजिक सुरक्षा की भी बात हम लोगों ने किया है। इस पर युवा काफ़ी भरोसा कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ करके हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने बहुत ही सशक्त एक मैप तैयार किया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। चुनौती आप मान रहे हैं, इस पर मैं आगे सवाल पूछूंगी। बीजेपी से मेरे साथ आलोक अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी जी, मुद्दों पर देखिए हम लोग बात करें आज ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये 8 सीटें हैं। 8 सीटें आप लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये दूसरा फेज, इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशियों का भी चयन बहुत सोच समझकर आप लोगों ने किया है, अब इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की बात करती है। समाज को बांट कर देखने का जो प्रयास इंडिया अलायंस में इस समय कांग्रेस कर रही है और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। विरासत टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, उनके जो सबसे खास उनके लेफ्टिनेंट हैं, ओवरसीज कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, विरासत पे हमारे कब्जा करना चाहते हैं। वहीं राहुल गांधी जी का बयान भी हमने अभी सुना है, भाषण सुना है कि किस तरीके से वो सर्वे कराएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करा करके लोगों के घरों का, उनके बिजनेस का, उसका वो आकलन करेंगे, उसके बाद उसको उनको कब्जा करके उसको जो है अधिक बच्चे वालों को बांटेंगे। तो यह बात जो समाज को बांट करके देखने की बात है कि मेहनत से कमाई हुई चीज़, किसी के बाप दादाओं पुरखों की कमाई हुई जायदादों को जो पहले कौड़ियों में थी, अगर आज उनके दाम बढ़ गए हैं, उसको वो कब्जा करेंगे, उस पर विरासत टैक्स लगाएंगे। देश की जनता ये मौका उन्हें कभी नहीं देगी। देश की जनता अपने नेता नरेंद्र मोदी जी के पीछे पुरजोर तरीके से खड़ी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का भविष्य सुरक्षित है। हमने देखा है कि आज भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। हम आज 11वें स्थान से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में पहुंचे हैं। रोजगारों के लिए तमाम युवाओं के लिए तमाम हमने रोजगारों के अवसर उत्पन्न किए हैं। ईपीएफओ का जो डाटा है 10 साल में 18 करोड़ वोट करने के लिए निकल नहीं रहे घरों से। इस बार क्या वजह मानते हैं आलोक अवस्थी जी? पहले चरण में बहुत सुस्त वोटिंग हुई, इतने सारे मुद्दे तो आप लोग गिना रहे हैं, आप लोग और दूसरे सहयोगी दल गिना रहे हैं, अपनी अपनी बातों को कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वोटर्स में कोई जोश नहीं है, घरों से निकल नहीं रहे लोग।
इतना बड़ा लोकतांत्रिक देखिए, त्योहार, इतना बड़ा नहीं, मेरा ये कहना है कि जी बिल्कुल इसमें चैनल को भी जो है पहल करनी चाहिए। चुनाव आयोग ने भी तमाम हस्तियों से, देश की हस्तियों को जो है आह्वान किया, उनके वीडियो चल रहे हैं जिसके आधार पर उन्होंने अपील करी है। राजनीतिक दलों के नेता भी अपील कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी अपील करी गई है, समाजवादी पार्टी के नेता ने भी अपील करी है, क्योंकि आप अपने मत को अगर नहीं डालते हैं तो फिर ये एक अपराध है। जब आप अपने मतों का प्रयोग करेंगे तो देश को सही दिशा में ले जाने वाले नेता के पक्ष में आप वोट डाल पाएंगे। जब आप मत नहीं डालेंगे तो जो लोग एक विचारधारा से बंधे हुए लोग हैं, जिनको हर चीज में खोट दिखता है, जिनकी वजह से देश बढ़ चुका है, फिर जो है वो वोट डालेंगे तो फिर आप बाद में पछताएंगे। ये हम कई बार देख चुके हैं। आज 80 करोड़ गरीबों की अगर कुछ ले रहा है तो नरेंद्र मोदी है। गर्मी ज्यादा है इसलिए वोटर्स निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि गर्मी अब सबसे ज्यादा चुनौती आप लोगों के लिए बन गई है। और भी तमाम चीजें हैं जिस पर लगातार चर्चा हो रही है। गाहे बगाए तो चर्चा ये भी है कि वोटर्स बड़े साइलेंट हो रहे हैं इस बार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अंदर उनके मन में चल रहा है। रजनीकांत जी जल्दी से। सुबह का परसेंटेज बहुत अच्छा रहा और मेरा ख्याल से अभी 3 बजे के बाद का परसेंटेज और अच्छा आएगा वोट का। गर्मी का तो थोड़ा असर होता है, हम चाहे इंसान हो चाहे कोई हो, पेड़ पौधे पर असर आ जाता है तो असर आता है, लेकिन ये नहीं है वोटर निकलेंगे और वोट डालेंगे। देखिए, हम तो कहते हैं कि बात अभी इतनी जितनी बातें हो रही हैं, बात मुद्दों की करिए। जी जी जरूर। बात चुनाव हो रहा है तो चुनाव में मुद्दे क्या हैं? चुनाव, लेकिन मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। चुनाव में आप खाली अपना बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। देखिए, ये चुनाव जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस बार का। उसमें ये है कि दो गठबंधन बना, एक एनडीए गठबंधन, एक इंडिया गठबंधन। इसमें बहुत सारे लोग जो इंडिया गठबंधन में रहे वो आज एनडीए में है, एनडीए के लोग कुछ इंडिया गठबंधन में चले गए। अनुभव सबके पास है। देखिए, कोई छुपा के बोले, कोई भंस के बोले, अलग बात है, सब एक दूसरे को जानते हैं। देखिए, आपने जो मुझसे पूछा कि वोटों पर, देखिए हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष तौर से आप लोग काफी मजबूत हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जी बताइए। मैं चुनाव हार गया 2019 में, हमारे दोनों नेता चुनाव हार गए, लेकिन हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाईचारा सम्मेलन, इसके जरिए मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की। किसानों की जहां तक बात होती है, लोग कहते हैं कि आपने किसानों के साथ एक आपने एनडीए ज्वाइन कर लिया, तो मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर लूं कि मेरे साथ जब कोई खड़ा होने वाला नहीं है, किसानों के आंदोलन में मेरे साथ कोई साथी नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो, जो मेरे साथी थे वो ट्वीट के माध्यम से राजनीति करेंगे, तो मुझे उस पर एक तुलनात्मक चार्ट बनाना पड़ेगा और वो मैंने बनाई। देखिए, हम किसी जाति की बात नहीं करते, लोग जाट बेल्ट, ये बेल्ट, हिंदू बेल्ट, मुस्लिम बेल्ट, हम नहीं करते। हम किसान बेल्ट की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम कामगार की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात करते हैं। हमारे नेता, हाँ एक जाति की बात मैं जरूर करता हूं, वो है अति पिछड़ा दलित। इसलिए करता हूं कि वाकई अभी उनके साथ बहुत, आपके अपने साथी आपसे काफी खफा हो गए। नहीं, मेरे कोई साथी नहीं खफा हुआ। लोग थे प्रदेश अध्यक्ष, नहीं, मेरा कोई साथी नहीं खफा हुआ। वो लोग खफा हो गए। सुनिए, ये मैं आपको बताऊंगा। आपने 2 आदमी का नाम लिया। एक शाहिद सिद्दीकी जी जो चले गए, मेरे साथ से चले गए, वो कहाँ गए? अभी वो कहीं गए नहीं। अच्छा, ठीक ना। उनको भारत का संविधान खतरे में नजर आने लगा। क्यों नजर आने लगा? अब उनके ऊपर हम पत्रकार रह चुके हैं, और पत्रकार रहते अगर उनको खतरे में नजर आ रहा है तो इसका आकलन वही करेंगे और इसका जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए कि कैसे आपको खतरे में नजर। पुनीत पाठक जी, मेरी बात सुन लीजिए, 2 मिनट समय दीजिए। देखिए, हमने कहा कि हमने किसानों की बात की, हमने नौजवानों की बात की, हमने नौजवानों के बेरोजगारी की बात की, हम विपक्ष में रहकर किसानों की लड़ाई लड़े, हमने राकेश टिकैत जी के आंदोलन को सहयोग किया और उसको जिंदा किया। हमने हाथरस कांड पर भी जरूर से ज्यादा भूमिका निभाई। लोग नहीं पहुंच पाए, लेकिन हम पैदल चल के छुपते छुपाते पहुंच गए। हमने उन परिवार से मिला, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाईचारा कायम कर दिया है और उसका लाभ एनडीए गठबंधन को होने जा रहा। पिछली 8 सीटें और ये भी 8 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल आगे भी रुक करूंगी आपका। मेरे साथ हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। सर, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और पुनीत पाठक, अब मैं पुनीत पाठक के पास जा रही हूँ। पुनीत पाठक जी, ये मुद्दे लगातार गिनाए जा रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे मनीष जी को, रजनीकांत जी की भी आप बात सुन रहे होंगे। कांग्रेस कहां पर है? देखिए, शुरुआत में रजनीकांत जी की बात पे करूंगा, और इनकी बात बड़ी ही विरोधाभासी है। जिसके खिलाफ पूरा आंदोलन चला,
अगर आपका कोई साथ नहीं दे रहा था तो क्या आप उसी के साथ चले जाए? नहीं, मैं किसी के ये साथ तो नहीं। ये तो मुझे मैंने कहा कि मैंने आकलन किया कि मुझे क्या करना चाहिए किसानों के हित में, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सरकार के साथ रह के किसानों की बात मनवानी चाहिए, क्योंकि आप लोग किसी काम के नहीं, आप किसी आंदोलन में साथ नहीं खड़े हुए, आप सड़क पे नहीं उतरे, आप डर गए, तो मुझे नहीं आप गलत बोल रहे हैं पाठक जी, आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, हमें किसानों को एक साथ न्याय चाहिए और वो सत्ता में रह के मैं उस न्याय को, ये पहले आपके साथ में थे, पहले समाजवादी पार्टी के साथ में थे, अब तस्वीर बदल गई है। किसानों के मुद्दे लेकिन अभी भी जस के तस हैं। आपको लगता है कि किसानों के मुद्दे क्या बदले हैं? पुनीत पाठक जी, जल्दी से। किसानों का मुद्दा आज भी एमएसपी है, किसानों का मुद्दा आज भी अपना अधिकार है, और भाजपा उनके अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि सरकार बनने के अगले दिन हम लोग एमएसपी लागू करेंगे। तो किसानों के साथ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और निश्चित तौर पे वोटों का रुझान भी ये बता रहा है जो। और दूसरी बात, जो आप वोटों में कमी की बात कर रही थी, वो हम लोग भी फील्ड पे गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं भी मथुरा से कुछ समय बिता के आया हूं लोकसभा चुनाव के प्रचार में। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि लोगों का भाजपा के प्रति वोट देने का उत्साह नहीं है, लोग वोट देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। वो निकलेंगे तो या तो विरोध में इंडिया गठबंधन को वोट देंगे या फिर अपने घरों पे बैठेंगे। ये मेरी कई बस्तियों में कई जगह जाके प्रबुद्ध लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों ने बात बोला कि भाजपा ने जिस तरह से हमको 10 साल में छला है, हमारा मन भाजपा से दुखी हो चुका है और हम लोग निश्चित रूप से एनडीए को वोट नहीं देना चाहते। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार इस 8 में जो 7 सीटें भाजपा ने जीती थी, इस बार बीजेपी का इस 8 सीटों में 2 से 3 जाने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इस बार तो सबसे ज्यादा जोर मथुरा पर ही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि वो कई बार अपने भाषणों में कह चुके हैं कि काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी। आपको नहीं लगता है कि प्रभावित होगा ऐसे वोटर? असल में इन लोगों के पास 10 साल में इन लोगों ने क्या किया, असल मुद्दों पे गिनाने को कुछ नहीं, और ये बार बार मथुरा गिरा रहे हैं। इसका मतलब है कि मथुरा में कमजोर है। मथुरा की लड़ाई आप आऊंगी आपके पास आऊंगी। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं। ठीक है पुनीत जी, मैं आपके पास आऊंगी बहुत माफी के साथ। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी, मुद्दे इतने सारे हैं और जो मतदान प्रतिशत है वो भी आ गया, क्या लगता है इस बार किसकी नैया पार होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस तरीके से देख रही है बीजेपी? कितनी बड़ी चुनौती पहले चरण से अगर देखें तो क्या आप लोगों के लिए कितनी बड़ी परीक्षा बीजेपी के लिए इस बार दूसरे चरण के लिए? बीजेपी के सामने कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी और योगी जी की सरकार ने जन सरोकारों को के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ जन समस्याओं को निराकरण किया है और आम जन की समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का काम किया है। जो वायदा जनता जनार्दन से सरकार ने किया था उसको पूरी तरह से पूरा करने का काम किया। आज किसानों को 20 घंटा 24 घंटा बिजली मिल रही है, सिंचाई का पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, गरीबों को मकान मिले हैं, उनको शौचालय मिले हैं, निःशुल्क बिजली कनेक्शन मिला है और 5 लाख का उनको चिकित्सा की सुविधा सरकार ने दी है। इस तरह गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। मोदी की गारंटी खुद मोदी जी दे रहे हैं, लेकिन अभी आपके जो दूसरे विपक्षी नेता है वो तो कह रहे हैं किसानों के अधिकार ही बीजेपी छीने ले रही है। हरीश जी, देखिए, तो कांग्रेस का और विपक्षी दल के हमारे मित्रों का एक ही एजेंडा है। पिछले 2-3 चुनावों से आप देखिए, केवल भ्रम और झूठ फैलाना, और भ्रम और झूठ के सहारे की तरह सत्ता के पास अधिक करीब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जनता हमेशा खारिज कर देती है। अब आप देखिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता रुझान की बात कर रहे थे। श्रीमान राहुल गांधी जो रुझान देख रहे हैं वायनाड में, जिसको सुरक्षित सीट मान करके अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट छोड़ के भाग गए थे, वहाँ का रुझान ही देख करके तो वापस फिर भाग रहे हैं कि हो सकता है परिवार का नाता रिश्ता रहा, कुछ हो सकता है स्पेस मिल जाए। रुझान देश की जनता की है कि मोदी जी को और बड़ी ताकत देने वाली है, और उत्तर प्रदेश की तो 80 में से 80 सीटें देने वाली है। ठीक है मनीष जी, आपके पास मैं आऊंगी। सामाजिक गारंटी की बात यहाँ हुई, मोदी की गारंटी की बात हुई, लेकिन मुद्दे कहाँ हैं भाई? स्वाति जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब कार्यकर्ता से नेता बनाया जाता है तो सबसे पहले झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है।
अब चूंकि हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी बहुत वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहूँगा, लेकिन हम जनता के सामने जब जाते हैं तो कुछ मन पवित्र लेकर के जाना चाहिए कि जो बात हम कहें उसको पूरा करें। नहीं तो जनता इसी तरह से, जैसे स्वाति जी आपने पहले पूछा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने पूछा कि इतनी वोटिंग कम प्रतिशत में क्यों हो रही है। ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी के पहले जो आलोक अवस्थी जी थे, उनकी एक बात को मैंने कोट किया, उन्होंने कहा कि मत नहीं देना अपराध है, मतलब जनता बूथ तक न जाए तो अपराध की श्रेणी में आता है, और ये जो कहेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे, इनका अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जो कहना चाहिए राजनीति में, कम से कम इतनी निर्लज्जता और बेहयापन नहीं होना चाहिए कि जो जनता के सामने मंचों से खड़ा होकर के बोले उसको पूरा ना करे। अगर हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपने जनता के वादों को पूरा किया होता, जो आपने कहा है 2 करोड़ सालाना नौकरी देने की बात आपने कही थी, 20 करोड़ 10 वर्षों में नौकरी की बात हुई थी, 20 करोड़ नौकरी दिया है आपने। आज भी 1 करोड़ 40 लाख सरकारी विभागों में पद खाली है। हिंदुस्तान का युवा महंगी डिग्रियों को लेकर के घूम रहा है सड़कों पर, अपनी नौकरी की बात कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले स्वाति जी आपने देखा होगा 60,000 पदों के सापेक्ष में 60 लाख उत्तर प्रदेश में युवाओं ने सिपाही भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे, और रेलवे स्टेशनों पर वो रात भर अपने बैठ करके गुजारे। किसका सेंटर कहां पर गया किसी नौजवान को पता नहीं था, और उसके बाद से पेपर लीक हो गया। अब उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ जी आज प्रवचन कर रहे थे, बहुत एएनआई को बाइट दे रहे थे और पीटीआई को बाइट दे रहे थे और बहुत लंबा लंबा प्रवचन कर रहे थे, जिनसे एक पेपर सुरक्षित नहीं रह सकता है, उससे प्रदेश कैसे सुरक्षित रह मनीष जी, सकता है? आपको लगता है कि वोटर्स इन मुद्दों को सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे और कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पेपर लीक जैसे कई बड़े मुद्दे आपने उठाए हैं। स्वाति जी, सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है, और मनीष चुनाव जी को आयोग, स्वाति जी मैं मैं बहुत जवाब जिम्मेदारी दे दूं, से, मनीष रुक जी जाइए, जवाब दीजिएगा जी को जवाब दे दूं। अभी हरीश जी आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, मैं पूरी बात आपकी सुनूंगा। स्वाति जी, चुनाव आयोग को भी संवेदनशील होना पड़ेगा। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने यह संदेह व्यक्त किया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। जब स्वाति जी, चुनाव आयोग बहुत महंगे महंगे स्टारों को ब्रांड एम्बेसडर बनाता है, किस बात के लिए बनाते हैं आप? 1952 में पहली बार भारत में इलेक्शन हुआ था, जब हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, 44.87% वोट पड़े थे। जब हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था, हिंदुस्तान में सुई बनाने तक की मशीन नहीं थी, तब उस जमाने में भी भारत की जनता ने निकल करके अपने घरों से उस जमाने में 44.87% मत दिया था, जबकि 489 एमपी चुन करके आए थे। और ये हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, आप इतनी आधुनिकता की बात करते हैं, आप इतने 5वीं अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, और घर से वोटर निकल नहीं रहा है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान में। बीजेपी के कुछ नेता, उत्तराखंड की अगर हम बात कर ले, उत्तराखंड में भी काफी कम वोटिंग हुई और उस पे तमाम नेताओं के रिएक्शंस आए। उसमें बीजेपी ने साफ कहा कि ये विपक्ष की जिम्मेदारी है अगर वोटिंग प्रतिशत कम है। स्वाति जी, एक बात बताइए, जब तक मैं व्यक्तिगत एक बात महसूस करता हूं कि जब किसी संस्था के अपने एम्प्लॉय नहीं होंगे, जब किसी संस्था के पास उसके अपने कर्मी नहीं होंगे, उसकी अपनी व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कभी भारत में निष्पक्ष ना तो चुनाव हो सकता है और ना ही कभी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर चुनाव निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव नहीं है। पुनीत पाठक जी, हरीश जी, इससे जवाब मैं आपसे लूंगी। पहले पुनीत पाठक जी की भी प्रतिक्रिया इस पर ले लूं, फिर उसके बाद आप दोनों से इसका जवाब लूंगी मैं। पुनीत पाठक जी, मनीष जी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है, मुद्दे गिना रहे हैं। निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है, वरना हेट स्पीच के लिए नोटिस नड्डा जी को नहीं जाता। बताइए कैसे निष्पक्ष कैसे नहीं? वही बता रहा हूं। हेट स्पीच देते हैं मोदी जी, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं मोदी जी, और नोटिस जाता है नड्डा जी को। राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर चेक किया जाता है, हमारे नेताओं को टोका जाता है, हमारा बैंक का फंड, बैंक के खाते सीज कर दिए जाते हैं चुनाव के आने पहले। कैसे आप वो कहेंगे कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है? अगर ये चुनाव भाजपा अपने दम पे ईमानदारी से लड़े तो इनके कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त होगी। ये देश इतने गुस्से में है, जनता इतने गुस्से में है इनसे, लेकिन चुनाव आयोग अगर अपना काम ईमानदारी से करो, कहा जाता है कि गैरों पे सितम, गैरों पे रहम, अपनों पे सितम, तो जनता इनकी अपनी है। जनता के जो मुद्दे हैं उन पे ये लोग सितम कर रहे हैं और भाजपा पे ये लोग रहम कर रहे हैं। ये बात तो हम लोग उठाएंगे और बहुत पुरजोरी से उठाएंगे कि चुनाव आयोग को चुनाव निष्पक्ष कराना चाहिए, थोड़ा आंख काल खोल के रहना चाहिए। खुलेआम मोदी जी धर्म की बात करते हैं, जबकि पहला डायरेक्शन है कि धर्म के नाम पे चुनाव कभी नहीं होना चाहिए। पोस्टर्स लगे हुए बड़े बड़े भाजपा के कि राम मंदिर और क्या, और कोई मुद्दों की बात नहीं हो रही है। ये चीजें जो आप बता रहे हैं, आपको इन चीजों पर तो पहले बड़ा विरोध करना चाहिए था।
वो तो कहीं दिखा नहीं। किया है हमारे नेता सुप्रीम कोर्ट तक है। हमारे नेता इलेक्शन कमीशन में अभी हमारे नेता गए थे, उन्होंने 14 पॉइंट का पूरा एजेंडा चुनाव आयोग को सौंपा है। ये आप लोगों ने बहुत बड़ी बात कही, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। हरीश जी, बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन मार्क है चुनाव आयोग पर कि निष्पक्षता नहीं है इस चुनाव में। क्या जवाब देंगे आप इसका हरीश जी? मैं मनीष जी और पुनीत जी दोनों लोगों की बात का जवाब देता हूं। पहली बात तो मनीष जी, रोजगार मिला है लोगों को, इसीलिए आज भारत देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बना अभी है। एक रिपोर्ट आया पर कैपिटा इनकम 100 में 85 युवा बेरोजगार है भारत में। कैसे अरे बात अब कर चुप, रहे हैं? अरे अब दायरे पूर्वक सुन लीजिए मनीष जी अब सुन लीजिए, तब जवाब दीजिएगा। सुनिए दायरे पूर्वक। और हाँ, और पर कैपिटा इनकम मनमोहन सिंह ने जब सरकार छोड़ी थी और तब से 3 गुना पर कैपिटा इनकम हुई है। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी क्या बात करती है, 250 सीटों पे तो चुनाव इनकी हिम्मत तो नहीं पूरे सीटों पे चुनाव लड़ने की। आज ये जानकारी के लिए बता दूं, आपकी कह रहे हैं कि भाजपा की जमानत जब्त हो जाती। वायनाड गए थे राहुल गांधी, वायनाड गए थे, अपनी परंपरागत पारिवारिक सीट छोड़ के भाग के गए थे और जनता का रुझान देख के फिर भाग रहे हैं अमेठी। जनता का रुझान ही देख रहे हैं कि वहां से भी हार रहे हैं, वहां की जनता भी खदेड़ रही है और तब वो भाग के अमेठी भाग के आ रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी अब इसी पर जवाब दे दीजिए पुनीत पाठक। राहुल गांधी पहले वायनाड चले गए, हरीश जी ने सवाल उठाया कि पहले वायनाड चले गए, लेकिन जब रुझान आए तो वहां से भी भाग रहे हैं राहुल गांधी, यानी कि परंपरागत सीट से वापसी। चुनाव आयोग कोई जवाब है इसका? जल्दी से, क्योंकि ये सवाल बार बार स्मृति ईरानी ने भी उठाया वहां से। उसी चुनाव आयोग से तेलंगाना की सरकार बनी, ठीक है हरीश जी, हरीश जी उसी प्लीज। चुनाव आयोग से कर्नाटक की सरकार बनी। और जब आप हार जाए तो आप उसको बता दें कि वो निष्पक्ष नहीं है। मोदी जी गुजरात से भागे। आप लोग ईवीएम के पीछे छुपते थे, ईवीएम के पीछे छुपते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी आपको जवाब दे दिया। तो इस तरह से तो वीवीपैट की गिनती क्यों नहीं करा लेते हैं? हम तो कह रहे हैं वीवीपैट की मैचिंग ईवीएम से करा लीजिए। जैसा स्टेट, उत्तर प्रदेश जैसा ईवीएम की मैचिंग वीवीपैट से करा लीजिए। वहाँ कांग्रेस के नेता अभी जनता के बीच जाने के साथ नहीं जुड़ पाए। आपके नेता अभी जनता के बीच जाने के साथ नहीं जुड़ पाए। चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। वीवीपैट मशीन से क्यों प्रायोरिटी उसको नहीं देते, ये भी बात उठाई जा रही है। कई बार उत्तर क्या प्रदेश कुछ कहेंगे? मैचिंग हो जाएगी। कुल 17 सीटें पे आप चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पे, क्या बात करेंगे आप? आपको जब कुछ नहीं बोलना चाहिए रजनीकांत जी। चुनाव आयोग बेईमान है, 5 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। बेईमान है। आप सब पर आप आरोप लगाते हैं, ठीक है सर। आप सब पे आरोप लगाने लगते हैं, जिसमें लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ठीक है। चुनाव आयोग ठीक है, पुनीत जी। आपकी तेलंगाना और सरकार बनी, सुहेल चुनाव आयोग से जी, हिमाचल सरकार बनी। रजनीकांत जी बोल रहे हैं, प्लीज देखिए- उत्तर दीजिए, अपनी अपनी बारी में बोलिए ताकि सबकी बातें समझ में आए। तो चुनाव आयोग में एक साथ सब लोग बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा कुछ भी। नहीं खाते। देखिए पुनीत जी जनता के बीच जाइए, कई तलाशिए बूथ कवर कर रही अरे हमसे ज्यादा जनता के बीच गए कोई आप। नेता नहीं है 10,000 आपका। किलोमीटर की यात्रा आप की हम जनता के लोगों बीच ने। आपके नेता हमारे नेता ने दक्षिण से उत्तर और ठीक है, पूरब रजनीकांत जी, राजशाही नहीं है, राजशाही नहीं है, भारत के जनता के राजशाही नहीं है, राजशाही खत्म हो गई। हम आपको भी समझाना राजशाही चाहते हैं खत्म कि हो कोई राजशाही गई। नहीं अब है। जात पात में कोई और फासीवाद नहीं तुष्टीकरण है। की जहाँ राजनीति पे आप करके लोग- जहाँ अरे बोलूं मैं, स्वाति जी? आप बोलिए, मैं आपसे बोल रही हूँ। ठीक ठीक है हरीश जी और पुनीत जी, एक देखिए- मिनट शांत हो जाइए ये प्लीज। मालूम होना चाहिए प्लीज। आपको। देखिए, अभी कांग्रेस चुनाव आयोग पे सवाल उठा। बात करके और तुष्टीकरण की हरीश जी राजनीति 2 करके मिनट, 2 अब मिनट कभी भी हरीश ओवर नहीं कर जी। सकती। हरीश जी आगे ये अभी समझ बात लीजिए, होगी ना, जनता बहुत जागरूक है। चर्चा होगी, अभी इसी पर चर्चा होगी। ये मैंने देखा है आज पूरा दिन है। कि जब जो सत्ता में रहता है तो चुनाव आयोग पे चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल आयोग उठ की रहे हैं। निष्पक्षता चुनाव पे निष्पक्ष सवाल नहीं है जी। विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं। हाँ। और ये नई बातें नहीं है, ये आती रहती कभी हैं। आप लोग भी उठाते थे? नहीं, हम कह रहे हैं ना कि ये उठाते रहते हैं, लोग कहते आप रहते लोग हैं। उठाते थे कभी? हाँ। कभी और जी। ये मैंने कहा कि ये चीजें जो विपक्ष में बैठते हैं तो कहते रहते हैं, होती है। अभी आपने जैसे कहा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ना, ये बातें चलती रहती, ये विषय नहीं है। चुनाव हो रहा है और अगर सबने एक्सेप्ट किया तो ईवीएम से चुनाव हो रहा है। अगर नहीं होना था तो इसका बहिष्कार हो जाना चाहिए था। सभी पार्टियों को इसको हम नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव।
कि जब तक ईवीएम नहीं हटेगा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सबको स्वीकार है कि ईवीएम से चुनाव हो, और ईवीएम से चुनाव हो रहा है। देखिए, रह गई बात जहां तक कि मुद्दों की बात, बेरोजगारी की बात, सारी चीजों की बात। देखिए, अभी ये सारे लोगों ने अपने घोषणा पत्र पर बात किया। एक घोषणा पत्र बीजेपी का आया, उसमें उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग हब की बात की है कि एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और मैं समझता हूं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब का सपना पूरा हो गया तो इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सेक्टर नहीं है, चाहे वो आर्ट साइड के विद्यार्थी हों, चाहे कॉमर्स साइड के विद्यार्थी हों, चाहे कंप्यूटर्स के हों, चाहे इंजीनियरिंग के हो, चाहे किसी भी समीकरण के हो, वो सबको रोजगार मिल जाएगा। और इसमें ये कहना कि 2 करोड़ 4 करोड़, यानी कि आप लोग मानते हैं कि बेरोजगारी यानी कि रोजगार नहीं, देश और का सबसे रोजगार मिल बड़ा जाएगा। मुद्दा देखिए, है। बेरोजगारी भाजपा ने बेरोजगारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा भाजपा है। के प्रवक्ता ने चलिए, कहा मान कि रहे हैं, रोजगार बहुत मिला। अच्छी बात है। देखिए स्वाति जी, आप हाँ। इसको नहीं, भाजपा के प्रवक्ता ने उसका जवाब दिया कि रोजगार मिला युवाओं को। ठीक है, ये आप हमसे मत कहलवाइए, क्योंकि मैं सत्ता में नहीं था। ठीक है मनीष जी। हाँ। कुल मिलाकर देखिए ये मुद्दे, चलिए उन्होंने माना, ये बहुत अच्छी बात है। मंगलसूत्र, मुस्लिम आरक्षण, हनुमान चालीसा, संपत्ति सर्वे, कुल मिलाकर इन तमाम मुद्दों पर दूसरा चरण जिसका चुनाव, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। स्वाति जी, मैं तो आरएलडी के जो प्रवक्ता हैं, मैं तो इनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं, और मैंने बहुत सारे डिबेट्स में इनकी बात सुनी है। आपको बात कुछ दिन पहले की थी, अब बात दूसरी है। अभी हरीश श्रीवास्तव जी वायनाड का जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी जी का, और अमेठी का जिक्र कर रहे थे, और हमारे नेता के कन्नौज के लोकसभा चुनाव लड़ने पर ये लोग टीका टिप्पणी और जिक्र कर रहे हैं। इनके एक आराध्य थे जिनका पूरा देश सम्मान करता है, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। देश में जब दूसरी बार लोकसभा का चुनाव हुआ 1957 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़े थे। उसमें लखनऊ भी था, बलरामपुर था और मथुरा था। 2 लोकसभा क्षेत्रों में जमानत जब्त हो गई थी, और बलरामपुर से चुनाव जीत करके हो गए थे। तो ये आप जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि कौन किस सीट से लड़ रहा है, हरीश श्रीवास्तव जी, आप पहले अपने आराध्यों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ लीजिए, अपने आराध्यों के राजनीतिक इतिहास के बारे में जानिए कि किस विषम परिस्थिति में आज के समय में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो किस विषम परिस्थिति में लड़ रहे हैं, और भारत का युवा आपसे क्या चाहता था। आपने उसके सामने एक वायदा किया और उस पर विश्वास किया भारत के नौजवानों ने। आज 10 बरस बीत गया, आज का जस का तस, आज हिंदुस्तान का नौजवान आपकी तरफ उसी तरह टकटकी लगा। अब क्यों नहीं नारा लगवा रहे हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी? अब नारा लगवा लीजिए मंचों पर। मोदी जी मंचों पर प्रवचन करते थे तो नारा लगवाते थे, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब नारा लगवा लीजिए, कहीं नारा लग रहा है? सड़कों पर लड़के बाइक पर घूमते थे और मोदी 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 ना कहीं लगता हुआ दिख रहा है। इतना शांत चुनाव इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान की जनता खामोश है, पहली बात। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है स्वाति जी, आपने मंगलसूत्र की बात किया, महंगाई की बात किया, बेरोजगारी की बात हुई, हनुमान चालीसा पर, हाँ बिल्कुल, हनुमान चालीसा बात किया। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में इतना विभेद है, इतना अंतर है कि कभी कभी हम लोगों को भी राजनीति में इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि नेताओं को एक स्वर से जनता गाली देना शुरू कर देती है। मंगलसूत्र की बात किया, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। भारत की माताओं को और बहनों को जब यह महसूस हुआ कि हम अपने देश को बचा नहीं पाएंगे, हमारे देश के पास जो संपत्ति है और सारी संपत्ति हमारी खत्म हो गई है, हमारे पास पैसे और रुपए नहीं है। फ्लैशबैक में नहीं जाना है, आज 8 सीटों पर बात कीजिए ना। 8 सीटें क्या क्या इनके समीकरण हैं सर, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, ताकि जनता निकले। हमारी कोशिश ये है, बहुत ज्यादा पुराना हमको डेटा नहीं, अब जो हुआ वो हुआ, आज की बात कीजिए। देखिए, आप सभी से दरख्वास्त। ठीक है स्वाति जी, इन 8 सीटों पर जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक समीकरण, इसलिए कि मैं इन चारों बिंदुओं पर इसलिए मैंने बात किया है कि इस समय हर व्यक्ति अपने परिवार के भविष्य को लेकर के चिंतित है। हमारे आरएलडी के प्रवक्ता हैं आदरणीय, इन्होंने किसानों की बात किया। किसानों की तो बात हो सकती है ना, वही बेल्ट है पूरा। खाद की बोरी 40 किलो की हो गई, दाम दोगुना हो गया खाद का, उस पर किसान चिंतित है। और 750 से ऊपर किसान मारे गए किसान आंदोलन में, और प्रधानमंत्री जी ने एक शोक सभा का आयोजन भारत के पार्लियामेंट में नहीं किया। तो किसान तो इस बात को लेकर के चिंतित है, और किसान आरएलडी का बधुआ नहीं है। अगर आरएलडी के लोग ये सोचते हो कि किसान उनके विचारों का बधुआ है, तो किसान उनके विचारों का बधुआ नहीं है। किसान देख रहा है
कि एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 4-4 किसानों को थार गाड़ी चढ़ा करके उसकी हत्या कर दिया, और उसी के आंदोलन में इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई पुलिस की तरफ से, अभद्र गालियां दी गई, उतनी गाली और उतनी लाठियां खाने के बाद भी अगर विचारधारा बदल जाए और सिद्धांत बदल जाए तो राजनीति पर इसी तरह आपका नेता वहां गया नहीं गया? अरे आपका नंबर आएगा, आप बोलिएगा, आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज के समय का किसान, आज के समय का नौजवान, आज के समय का छात्र, आज के समय की जो माताएं बहनें हैं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है? ये तो काफी पढ़े लिखे लोग हैं। एनसीआरबी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो माताओं की स्थिति है, बहनों की स्थिति है, वो इतनी दयनीय है कि पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं घट रही हैं। ये तो भारत सरकार की एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है, हमने नहीं कहा है, एनसीआरबी का डाटा कहता है। तो कुल मिलाजुला करके 8 सीटों की बात छोड़ दीजिए, पहले चरण की बात छोड़ दीजिए, 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश की बात करिए। 80 की 80 लोकसभा क्षेत्रों पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। अगर कहीं से भी पुनीत पाठक जी, आपको क्या लगता है किन किन मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वोटर्स आज अपने घरों से उनको निकलना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए? आवाज आ रही है मेरी आपको? उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हरीश जी, वोटर्स बड़े साइलेंट दिख रहे हैं इस बार, वोटर्स का मिजाज नहीं पहचाना जा पा रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि एक तो भयानक गर्मी है, गर्मी में ये प्रायः जब इस तरह की गर्मी पड़ती है तो प्रायः वोटिंग थोड़ी सुस्त होती है। दूसरी बात यह है कि यह लोकतंत्र के प्रति हमारी स्वतः की जागरूकता है। हम सब, चाहे वो विपक्षी दल हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी जनता जनार्दन से वोट डालने की अपील करते हैं। कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, दस्तक देते हैं, उनको बुलाते हैं। इसके बावजूद भी अगर हम अपने लोक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो कई बार हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की इस महापर्व के प्रति कुछ हमारी उदासीनता हो सकती है, कुछ मौसम कारण हो सकता है, कभी कोई अस्वस्थ है, कभी कोई बाहर चला गया है, कई कारण उसके बनते हैं। एग्जैक्टली तो आप जब इसका बहुत व्यापक स्तर पर लोगों के साथ मैंडेटरी तौर पर घर घर लोगों से जो भी मत देने का अधिकार जिनके पास है उन सब से इस पे राय मांगी जाए तो ये एग्जैक्ट कारण इसका निकल सकता है। अन्यथा तो जो मोटे तौर पे जो चीज़ें समझ में आती हैं, कई बार बूथ दूर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए तो बूथ दूर होते हैं, हार्वेस्टिंग का सीजन है, फसलें कट रही हैं, तो कई कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण कई बार वोटिंग परसेंटेज सुस्त होता है। ठीक है, आगे मैं लौटूंगी इस पर बात भी करना हम लोग चाहेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं इस वक्त, पहले वो अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे क्योंकि आज वोटिंग लगातार हो रही है। बातचीत भी हमारे सहयोगी लगातार लोगों से कर रहे हैं, उनका क्या मिजाज है, उन लोगों को क्या लग रहा है इस चुनाव में, एक बार देख लेते हैं। आज मैंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और जैसा माहौल अमरोहा खासकर महबूब अली साहब के नेतृत्व में अमरोहा ने दिखाया हमेशा, और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की मुझे लगता है एक बहुत बड़ी लहर चल रही है और परिणाम पहले चरण के तो बहुत अच्छे इंडिया गठबंधन के पक्ष में है ही। मुझे लगता है कि दूसरे चरण पे जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, इंडिया गठबंधन उन सीटों पे और भी बड़ी ताकत के साथ जीतने जा रहा है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। कई जगह मतदान का बहिष्कार देखा गया था अभी 2-3 गांवों में। जो लोग सरकार में हैं, जब वो काम नहीं करेंगे तो लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। हाँ, ये हम जरूर वादा कर सकते हैं कि जब हम लोग ताकत में होंगे तो ऐसी कोई नौबत न आए कि कहीं भी मतदान का बहिष्कार। आज